बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के सोशल साइंस के मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, ये जो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट के है प्यारे बच्चों, इसके हम आंसर को करने वाले हैं। तो आप भी अगर क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि एनुअल एग्जाम में बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए सारे पेपर के आंसर को करके आप बैठेंगे, चाहे मिड टर्म के मॉर्निंग शिफ्ट का हो या इवनिंग शिफ्ट का हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्थिति दी गई है, क्या है कि श्रीमती नीरज के समानता के अधिकार का हनन किया गया है एवं उसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए श्रीमती नीरज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि श्रीमती नीरज के समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है, यानी कि उनको बराबरी के अधिकार से रोका जा रहा है और उनको अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि नीरज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार आपको किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो वह जा सकते हैं किसके अंतर्गत, आपने पढ़ा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे आंसर को आप देखते रहेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के हो या इवनिंग शिफ्ट के हो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर यह कह रहा है कि तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना था। तो प्यारे बच्चों ये कहलाता है अपक्षय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान की पहचान करिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जब करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब इनमें से मिलान करने लग जाते हैं। मैं इनमें से मिलान नहीं करना है बच्चों, आपको करना क्या है कि ये मिलान पहले से इसमें है, बस आपको देखना है कि इनमें से जो मिलान है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, बस आपको इसी पे ध्यान देना है। ऑप्शन देखो, पहले क्या है कि राज्य का कोई अधिकृत धर्म नहीं होगा। अब ये देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए कहा गया था। ठीक है, कि राज्य का कोई भी अधिकृत धर्म नहीं होगा, तो ये जो हमेशा कहा गया है धर्मनिरपेक्षता के लिए कहा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के लिए कहा गया था। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता किस में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी राज्य का कोई अधिकृत धर्म नहीं होगा। इसका जो सही मिलान है धर्मनिरपेक्षता से। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो इसलिए आप ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सी जो फसल है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ज्वार बाजरा रागी ये मोटे अनाज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए। ये देखिए यहाँ पर भी जो सारे मिलान दिया हुआ है ये गलत है, इनमें से जो गलत है उसकी पहचान करना आपको। ठीक है, आगे है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 होती है। सॉरी, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 543 होती है, बिल्कुल सही है। और आगे है कि राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 233 है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 255 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। और आगे है कि राज्यसभा में कुल नामित सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि गलत पूछा है आपको, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ये आप क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी अपना पढ़ के और अपना चेकअप कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप इंग्लिश में कराइए, इंग्लिश में कराइए। तो जो इसमें आंसर दे रखा है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में आप देख लेंगे। ठीक है, तो पहले में सी सही था यहाँ पर। ठीक है,
सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें अब आपका ए सही था, और थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपका डी सही था। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका क्या सही था, राइट सही था। 5 जो क्वेश्चन है इसमें क्या सही है आपको यहाँ पर देखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे। ठीक है, 6 में क्या कहा जा रहा है कि स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से देश में जाना जाता है। देखिए, जो स्थानांतरित खेती होती है जिसको कर्तन और दहन खेती के नाम से भी जानते हैं, यह खेती जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, और भारत में भी कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। लेकिन ये जो झूमिंग पूछा है कि यह किस देश में इस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है मलेशिया, बी जापान, सी ब्राजील, डी है उत्तर पूर्वी भारत। तो आप सभी को पता है कि जो झूमिंग जो नाम है ये भारत में ही नाम है, उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो एक अच्छे स्कोर के लिए आप एनुअल एग्जाम में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके स्कूल से भी जुड़े हुए हैं तो हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। देखिए, ध्यान देना बच्चों, आप जब पढ़ते समय आपको यहाँ पर विशेषता नहीं बताना है। तो मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये सभी विशेषताएं हैं, लेकिन जो राजतंत्र है ये विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई, ठीक है, में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी को पता है कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां पर जो करते हैं उनका नाम है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बच्चों, कि निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रमानुसार लगाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ये सारे जो घटना है ना इनको सीरियल वाइज लगा के, ठीक है, और तो सही विकल्प का चयन करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सही होगा। ठीक है, पहला है कंपनी का बंगाल प्रांत का दीवान बनाना, नवाब सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब बनना, मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, अब देखिए जो इसमें सब सही विकल्प जो आपका होगा, सबसे पहले जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा नवाब सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब, यानी कि सबसे पहले सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना इनमें से। फिर इसके बाद आपका बन जाएगा कौन हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर इसके बाद बक्सर की लड़ाई होगी, ये तीसरे में आएगा। इसके बाद कंपनी का बंगाल प्रांत का दीवान बनना, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर है दे रखा है। ठीक है, पहले पे दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा। देखिए, पर्यावरण के लिए खतरा पूछा है। ठीक है, तो पहले वनारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना, तो इससे कोई खतरा है नहीं है। रक्षक मेखलाएं, तो देखिए क्या है, आपने देखा है कि खेतों के चारों तरफ लोग पेड़ को लगाकर एक मेखला बनाते हैं। मृदा संरक्षण, इससे भी पर्यावरण का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाँ, ऑप्शन ए जो दे रखा है वनोन्मूलन, इसका अर्थ देखिए बहुत बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए गलती कर देते हैं। वनोन्मूलन को मतलब होता है पेड़ों को काटना। तो देखिए, पेड़ अगर आप काटेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था जो 1773 ईस्वी में था। तो ऑप्शन ए सभी के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना देख लेंगे कि 6 क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
7th क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके 9th क्वेश्चन है तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट्स हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो आपके ये सी हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 12th क्वेश्चन है तो इसका जो भी राइट आंसर आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट जो दिया था तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू उपयोग का मानवीय कारक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि मानवीय कारक। ठीक है, चलिए आगे है कि तात्या टोपे किसके सेनापति थे। तात्या टोपे किसके सेनापति थे, तो ये जो तात्या टोपे जी थे ये नाना साहेब के सेनापति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पर 8 क्लास तक आपके एक क्वेश्चन आते हैं, 9th में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 आपको स्टेटमेंट दिया है, बस ध्यान से इसी पे फोकस करना है। एक क्या है, कथन है, दूसरा कारण है। बस दोनों को आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से और देखना है दोनों सही है क्या, और फिर इसके बाद फिर देखना कि कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए कथन क्या है कि लोकसभा, ये सभा कर लीजिएगा। ठीक, लोकसभा में बहुमत के लिए कुल 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही दिया है यहाँ पर। ठीक है, कारण क्या है कि लोकसभा के चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दल के सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। अब देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, कि कोई केवल पार्टी ही थोड़ी चुनाव में भाग लेगी, आम जनता भी तो भाग लेती है यहाँ पर। तो अब देखिए इसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही है कि भाई कथन सही हो कारण गलत हो, तो यहाँ पर सी देखिए दिया गया संकल्पना यानी कथन है, ये है सही है एवं कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। खंड ख, यहाँ पर अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि भारत के संविधान में शक्तियों के बंटवारों को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को हम। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। क्या कहा जा रहा है कि सरकार के अंगों के मध्य, ठीक है, बंटवारा क्या है भाई, पालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि विधायी पालिका यानी कि व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, दूसरा है सरकार के स्तरों के मध्य, तो सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा है कि कार्य क्षेत्र के मध्य, यानी कि कौन कौन से हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस तरीके से यहाँ पर सरकार से क्या है, शक्तियों के बंटवारे को सुनिश्चित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तृतीय क्रियाओं की पहचान करिए। इनमें से क्या है, तीसरी क्रियाओं को पहचान करना है, किन्हीं 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा तीसरी जो क्रिया क्या है, तो एक तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा यातायात। ठीक है, दूसरा मिल जाएगा आपको व्यापार। ये सारे क्या है, तृतीय क्रिया है। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर जो बात करते हैं मत्स्य पालन और कृषि का, तो ये प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, यानी कि जो मत्स्य पालन और जो कृषि है ये क्या है, ये प्राथमिक क्रिया है, इसलिए आपको बताना था तृतीय क्रिया। तो तृतीय क्रिया में आपको यातायात हो जाएगा और व्यापार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन, किन्हीं 2 द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण दीजिए। किन्हीं 2 द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण दीजिए। किन्हीं 2 द्वितीय क्रिया का उदाहरण आपको यहाँ पर दिया है, उद्योग और विनिर्माण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश में एक क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सही कर लेंगे। ठीक है, अभी ये यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल चक्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जल चक्र की परिभाषा दिया है, यहाँ पर आप लिख लेंगे यहाँ पर सबसे सही से। प्यारे बच्चों यहाँ
पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर यहाँ पर देख लेंगे जल चक्र के बारे में कि जल व वाष्पीकरण, वर्षण और बाढ़ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, इसे कहते हैं जल चक्र। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कृषि के विकास हेतु कोई दो उपाय बताइए। यानी कृषि के विकास के लिए कोई दो उपाय बताना है आपको। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कृषि के विकास के लिए कोई दो उपाय, तो पहला क्या हो सकता है कि भाई यंत्रीकृत कृषि, उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कोई अन्य भी कारण होगा तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में ये अथवा वाले क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, निर्वाह कृषि की व्याख्या यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेंगे। पहला दे रखा है यहाँ पर कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, पारिवारिक श्रम, कोई अन्य कारण होगा तो उसे भी नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चन है खंड ग में। ठीक है, क्या दे रखा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो नीचे दिया गया है, नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ ये पार्टियों का नाम दिया गया है। विकास पार्टी कितनी सीट लेकर आई है जीतकर? 200। न्याय संघ पार्टी जो है ये 100। विघटन पार्टी 50। समाज पार्टी 20। टोटल कितनी सीटें थी यहाँ पर? 370। ठीक है, अब देखिए सरकार बनाने के लिए क्या होगा, आधे से एक अधिक सीट लानी होगी, यानी 370 के अगर आधा आप करते हो तो इसका हो जाएगा 185। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है 185 प्लस 1 आपको करना है, यानी कि 186 आपको लाना होगा सरकार बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल का नाम क्या है, तो सबसे बड़े जो राजनीतिक दल है इसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये विकास पार्टी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकास पार्टी। क्यों सबसे बड़ी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सीट लेकर आई है। ठीक है, अब आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि बहुमत के लिए कुल कितने विधायकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका आंसर दिया है 185 से अधिक। ठीक है, 185 से अधिक लाएंगे तो सरकार बनेगी। कैसे कि क्या विकास पार्टी के अलावा भी सरकार बनाने की कोई अन्य संभावना है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो विकास पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, उसके अलावा अन्य सदस्यों को मिलाकर भी क्या 185 से अधिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अन्य सभी दलों के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग 185 से कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, देखिए इन सबको अगर मिलाकर भी आप देखोगे ना तो कितना हो जाएगा? 170 ही हो रहा है। आपको लाना कितना है सरकार बनाने के लिए? 185 से एक ज़्यादा, तो यानी कि सरकार बनाने के लिए विकास पार्टी का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अथवा वाले क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, यानी गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। देखिए दे रखा है कि चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक दल शामिल होते हैं। आगे और क्या है, सभी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रमों पर एकमत होते हैं। गठबंधन कई प्रकार चुनाव पूर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 में शुरू हुए बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया, कथन की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, नोट करेंगे। ठीक है, पहला है कि मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में विद्रोह, मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह, विरोधी सिपाहियों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह को नेतृत्व के लिए मनाना, विद्रोह का शीघ्र फैल जाना और अंग्रेजों के हाथ से दिल्ली, झांसी, कानपुर आदि शहरों का निकल जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर
यहाँ पर अथवा वाला यहाँ पर दे रखा है कि 1857 के कारणों का जो बताया है इसमें उल्लेख। पहला है कि कंपनी की शासन व्यवस्था, सर्वोच्चता का सिद्धांत, विलय नीति, सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में दखल अंदाजी, भारतीय सैनिकों की दयनीय स्थिति, कार्य की प्रतिकूल स्थितियाँ, कोई अन्य कारण भी होगा तो भी नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। खंड घ दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। क्वेश्चन 8 है कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान की अंतरात्मा क्यों कहा जाता है, कारण बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाती है। दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तीसरा है बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। अगला कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। अगला है दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अथवा वाला कि यदि आप भारत के संविधान निर्माण समिति के सदस्य होते तो आप भारत के संविधान में कौन कौन से 3 प्रावधान अवश्य करते एवं क्यों? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है अथवा वाले का यहाँ से यहाँ तक है कि पहला है भाई मौलिक अधिकार, शक्तियों का बंटवारा, संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, पंथ निरपेक्षता, कोई अन्य कारण होगा तो लिखेंगे आप। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन को आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं आगे जो टाइप वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मृदा निम्नीकरण के किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या करना है, ठीक है। तो मृदा निम्नीकरण के किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। पहला यहाँ पर दे रखा है कि वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, कोई अन्य कारण होगा तो भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन है खंड अंगे में देखेंगे केस आधारित प्रश्न, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल्दी हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन के आंसर करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ है कि एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधि करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विधायक कौन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। तीसरा दे रखा है कि विधायकों के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर दिया है। पहले क्वेश्चन ने पूछा था कि विधायक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। और दूसरा में दिया था कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पर है कि चुनावों के लिए हर राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, यानी कि यहाँ पर विधायक के कार्य दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं जल्दी पैराग्राफ को कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी। मानवीय पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्यिक विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना एवं
सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, अब इसी के आधार पर देखिए पैराग्राफ के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किस प्रकार संभव हो पाया। दूसरा है कि मानव परिवर्तन में किस प्रकार परिवर्तन करता है, मानव पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला कि वस्तु विनिमय पद्धति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर चलिए हम देखते हैं। इसका पहले आंसर यहाँ पर दिया है, पहला में कि औद्योगिक क्रांति के कारण। दूसरा है कि फसल उगाना, पशुपालन। तीसरा है कि वस्तु के बदले वस्तु का जो आदान प्रदान होता है उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं, जैसे गेहूं के बदले में चीनी ले लेना। ठीक है, अब ये इंग्लिश में क्वेश्चन को आप देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को कर लेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य की प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन से दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आने लगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता क्यों समाप्त होने लगी। दूसरा क्वेश्चन है कि दीवानी प्रशासन का क्या अर्थ है। तीसरा है कि सूबेदार किस प्रकार शक्तिशाली होते चले गए। ठीक है, पहला आंसर आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 का पहला है कि शासन का योग्य न होना। दूसरा है कि राजस्व प्रशासन से संबंधित कामकाज। तीसरा है कि राजस्व एवं सैन्य दोनों प्रकार के प्रशासन पर नियंत्रण। मनसबदारी से राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्तियों का मिलना। तीसरे क्वेश्चन को 13वें क्वेश्चन को देखते हैं कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्टर में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीदी। इनमें से एक गांव था कालीकाता जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखिए कितने क्वेश्चन इसमें है इस पैराग्राफ में। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो देखो क्वेश्चन दिया है कि फैक्टर किन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। देखो कि व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहते थे, यानी कि व्यापारियों को ही। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर हाउस क्यों महत्वपूर्ण थे। तो देखिए फैक्ट्री में वेयर हाउस वह था जहां पर निर्यात करने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, तीसरा है कलकत्ता शहर का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे कि पहला भाई व्यापारियों को कहते थे फैक्टर, वेयर हाउस में निर्यात करने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। अगला है कि 1696 तक कंपनी की आबादी के चारों तरफ किला बनाना। 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदना। इसी में से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आप सभी देख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप की जो है खंड च है कि मानचित्र आधारित क्वेश्चन। अब क्या है कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच स्थानों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाइए। अब आपको हैदराबाद को दिखाना है, मद्रास जो आप चेन्नई है, कानपुर को भरना है, मेरठ को, मुंबई को, झांसी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब ये मैप
यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मेरठ है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कानपुर है बच्चों, ये आपका यहाँ पर झांसी है, ये आपका यहाँ पर मुंबई है, चाहे बम्बई कर लीजिए, ये आपका हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है, झांसी कानपुर मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये आपके मद्रास है जो जिसे हम अब कहते हैं चेन्नई, ये तमिलनाडु राज्य में है। आप इसकी लोकेशन को देख पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास 8 मिड टर्म एग्जाम सोशल साइंस इवनिंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन और इसके आंसर को कंप्लीट कर लिया। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद हम मॉर्निंग शिफ्ट यानी सभी क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर को जरूर करेंगे। अगर आपने मिड टर्म के एग्जाम दिया है तो सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।